नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंची सीएम धामी, वन अग्नि की घटनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। वन अग्नि की घटनाओं में सीएम धामी के एक्शन पर उठे सवाल। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने लिखा पत्र, वन विभाग की तैयारियों की खोली पोल। कहा, बड़ी मछलियों पर नहीं हुई कार्रवाई। धामी सरकार ने शुरू किया पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरूल का मिलेगा अब उचित दाम। जंगलों से पिरूल हटाने की भी सलाह। उत्तराखंड में कल से होगा चारधाम यात्रा का श्री गणेश। अक्षय तृतीया पर खुलेंगे 3 धामों के कपाट। श्रद्धालुओं में उत्साह, व्यवस्था पुख्ता होने का दावा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ वन अग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से तत्परता के साथ जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पेयजल व्यवस्था के अलावा सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कहा। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सहूलियत का खास ख्याल रखा जाए। जो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी फॉरेस्ट फायर, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ये शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए चूँकि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वन अग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीजन मई और जून महीने का काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है। बीजेपी में अनुकृति गुसाई के शामिल होने के बाद से ही नाराज चल रहे बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने एक और लेटर बम फोड़ दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सीएम धामी को लिखे लेटर में विधायक दिलीप रावत ने वन अग्नि की घटनाओं पर अधिकारियों के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक ने फोड़ा लेटर बम। विधायक दिलीप रावत ने लिखा सीएम धामी को पत्र। वन अग्नि की घटनाओं में सीएम धामी के एक्शन पर सवाल। वन विभाग की तैयारी की भी खोल दी पोल। आपको याद होगा, बीते दिन दून लौटते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन अग्नि की घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लिया था। इनमें अधिकतर निचले स्तर के कर्मचारी रहे, जिन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन अब सीएम के इस एक्शन पर लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलीप रावत ने लेटर बम फोड़ते हुए सियासी हलचल मचा दी है। सीएम धामी के नाम लिखा गया ये बीजेपी विधायक दिलीप रावत का वो पत्र है, जिसमें उन्होंने सीएम के लिए गए एक्शन पर संदेह जताया है। न सिर्फ एक्शन पर सवाल, बल्कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की तैयारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पत्र के जरिए ही दिलीप रावत ने वन विभाग की तैयारियों की पोल खोलने का काम किया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी चिंताओं को लेकर मंथन करने के लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि विधायक दिलीप रावत ने ये लेटर बम ऐसे समय पर फोड़ा है जब पहले से ही दिलीप रावत की अपनी पार्टी हाईकमान से नाराजगी जारी है। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति की बीजेपी में शामिल होते ही दिलीप रावत ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी आलाकमान पर ही निशाना साधने का काम किया था, और अब अचानक से सीएम धामी के वन अग्नि घटना को लेकर लिए गए एक्शन पर ये सवाल उठाना कहीं न कहीं संदेह जरूर पैदा करता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी विधायक दिलीप रावत का लेटर बम शासन में क्या हलचल पैदा करता है।
उत्तराखंड में जंगलों की आग लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीड़ के पेड़ और पिरुल की पत्तियां, जो आज उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन चुकी हैं। लेकिन अब प्रदेश की धामित सरकार पिरुल को लेकर नया प्लान तैयार कर रही है, जिससे वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। पिरुल को लेकर धामित सरकार का बड़ा कदम, वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए नया प्लान। पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन पर काम, पिरुल का मिलेगा अब उचित दाम। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण अधिक संख्या में चीड़ के पेड़ों का होना है और इनसे गिरते पिरुल के पत्ते मानो आज उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन गए हैं। लेकिन हाल में वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए इस पर रोक लगाने के मकसद से अब धामित सरकार ने नया प्लान तैयार किया है, जिससे घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पिरुल खरीदने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब सरकार वनाग्नि को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरुल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदे जाएंगे, ताकि लोग पिरुल को लेकर जागरूक हो सके और इससे उनकी आमदनी भी हो और वन अग्नि की घटनाओं में कमी भी आए। बता दें कि त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी पिरुल खरीदने को लेकर एक नीति बनाई गई थी, जिसके तहत 3 रुपए किलो के हिसाब से पिरुल खरीदने का सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन ये योजना फेल साबित हुई। यही वजह है कि अब धामित सरकार ने पिरुल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि यह आय का जरिया भी पहाड़ के लोगों के लिए बन सकता है। मुख्य रूप से पहले जो नीतियाँ बनी थी वो पिरुल से बिजली बनाने की नीति बनाई गई थी। कुछ सीमा तक उसमें बिजली बनाई गई है वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से उसको ये हम धरातल पे उतार रहे हैं इसको, या मुख्य रूप से पिरुल जो ज़मीन पे गिरा है और जो बहुत ही संवेदनशील है, इन्फ्लेमेबल है, उसको सही समय में वहाँ से उठाते हुए आर्थिकी से जोड़ना है वहाँ पे। तो ये करने में हम लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मॉडल हमने स्थानीय लोगों की सुझाव से और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों को पैसे भी मिलेंगे, उनकी आर्थिकी सुदृढ़ भी होगी, वातावरण में प्रदूषण भी कम होगा और वनाग्नि की घटनाओं में जो है काफी मात्रा तक कमी भी आएगी। पिरुल खरीदने को लेकर धामित सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है। पहले वन विभाग की जो भी रेंज है या तहसील स्तर पर इसके लिए कलेक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं। मुख्य रूप से अभी इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की तहसीलें हैं, 113 तहसीलें हैं यहाँ पे और 244 टेरिटोरियल रेंजेस है, ये कोऑर्डिनेट करेंगे वहाँ पे। ये चिन्हित करेंगे कि पिरुल कलेक्शन सेंटर्स यहाँ बनाए जाएंगे अभी तत्काल प्रभाव से, और साथ ही में इसके साथ साथ यहाँ वेइंग मशीन एक जो आपकी होगी, इसको तोलने की जो मशीन होगी वो भी होगी, और ये पूरा डिजिटल सिस्टम में होगा। संबंधित रेंज ऑफिसर्स इसको वेरीफाई करेंगे कि उसके नाम, जो भी व्यक्ति ला के दे रहा है, महिलाएं ला दे रही, युवा ला दे रही है पिरुल वहाँ कलेक्शन सेंटर में, उनके नाम, उनका आधार कार्ड नंबर और साथ ही में आपका बैंक अकाउंट नंबर उसमें ऐप में फीड किए जाएंगे, और वो वेरीफाई करने, रेंजर ऑफिसर ने वेरीफाई करने के उपरांत ही यहाँ पे जब मुख्यालय में आएगा तो यहाँ से भी अधिकारी उसको काउंटर वेरीफाई करेंगे, और उसके उपरांत डिजिटल माध्यम से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उस संबंधित व्यक्ति को जाएगा जिन्होंने वो पिरुल कलेक्ट करके कलेक्शन सेंटर में दिया है। दरअसल पिरुल को लेकर धामित सरकार ने जो दाम तय किए हैं वो किसानों द्वारा उगने वाले फसल से भी ज्यादा महंगा होने वाला है। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार की लाई गई पिरुल को लेकर नीति परवान नहीं चढ़ पाई, लेकिन देखना होगा कि क्या धामित सरकार का ये मिशन सफल हो पाता है और पहाड़ को धधकने से बचाने में ये नीति कारगर साबित हो पाती है। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरुल को प्रति किलो खरीदने के लिए यहाँ 50 रुपए तय किए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि जनवरी या फरवरी तक पिरुल को जंगलों से हटा देना चाहिए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगलों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि जंगल ड्राई ना हो, और वन पंचायत के साथ ग्राम प्रधानों की भी अगर सहायता ली जाए तो आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। फॉरेस्ट को बचाना है तो हमको दो तीन सब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा। नंबर एक तो हमको जो है कि जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है, उसी तरह से कोई एक फोर्स बनानी पड़ेगी। फॉरेस्ट विभाग की अधिकारियों की, कर्मचारियों की नहीं, अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है इसमें हमको जो हमारे वन से संबंधित
ग्राम की इकाइयाँ होती हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, या वहाँ पर NGOs काम करते हैं, उनका भी हमको सहयोग लेना पड़ेगा। अगर ये 3 स्तर पर हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। और ये जो पिरूल वाला आपने विषय कहा, इसको हमको जो है कि पूरा पिरूल सफाई का अभियान या जो पत्तल सफाई का अभियान है वो हमको जनवरी-फरवरी में चलाना पड़ेगा। उत्तराखंड में कल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि यात्रियों को हर संभव सुविधा मिल सके। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार चारधाम यात्रा रिकॉर्ड पिछले साल का भी तोड़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चारधाम यात्रा की सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चारधाम यात्रा को लेकर के हाई लेवल की मीटिंग भी की और अधिकारियों ने निर्देशित किया। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा पंजीकरण कराया गया हो, जिस प्रकार से उत्साह पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में है, निश्चित रूप से पुराने सारे रिकॉर्ड यात्रा के टूटने वाले हैं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली सेना के बैंड की भक्ति में जयघोष के साथ श्री केदारनाथ धाम पहुंच गई, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी निचौली केदारनाथ बेस कैंप से जिला प्रशासन, पुलिस, स्थानीय दुकानदारों ने देवडोली का स्वागत किया। बता दें कि यहां पर BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालु भी देवडोली यात्रा के साथ केदारनाथ पहुंचे हैं और अभी तक लगभग 5000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। 10 मई सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये बयान भारत की एकता को भंग करने वाला है। कांग्रेस नेता का ये बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीय को अफ्रीकी और पश्चिम को असम जैसे दिखने का जो बयान है, ये भारत की एकता अखंडता के लिए घातक है। सैम पित्रोदा को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने IDPL ऋषिकेश में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने वाले मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को हाईकोर्ट की एक बेंच को IDPL ऋषिकेश में स्थापित करने के लिए स्थान का परीक्षण कर रिपोर्ट के मौखिक आदेश दिए। हालांकि खंडपीठ के इस आदेश के बाद अधिवक्ता ने विरोध जताया और मुख्य न्यायाधीश से इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा। ना ये है कि हाईकोर्ट जो गोलाबार आ रहा था, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फ़ायदा था और हम भी चाह रहे थे आए यहाँ पे, क्योंकि जो नैनीताल है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो नैनीताल में तो फिर जब भी हम लोग जाते हैं तो हम खुद सफ़र करते हैं वहाँ पे कि भाई हमारी बेल लगी होती है और हम डिले हो जाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग तो सफ़र तो करते ही हैं वहाँ। तो हम भी चाहते थे आए। जहाँ तक ऋषिकेश की बात है तो वो तो पूरा कोर्ट जाने का नहीं, एक बेंच को जाने वाली जो बात हुई है, अब उसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग भी हैं, सभी हैं, हम लोग भी हैं। अगर एक बेंच जाती भी है तो मेरा अपना खुद का जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। वहीं हल्द्वानी में भी हाईकोर्ट की एक बेंच IDPL ऋषिकेश में स्थापित करने की बात पर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। हालांकि कई अधिवक्ता बेंच शिफ्ट होने का समर्थन कर रहे हैं तो कई विरोध में हैं। वहीं कई अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर भी अपनी राय दी है। हमारा कहना ये है कि लिटिगेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए नैनीताल बिल्कुल उपयुक्त स्थान नहीं है।
हाईकोर्ट जब बनता है तो उसमें देखा जाना चाहिए उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, लिटिगेंट्स के लिए फैसिलिटीज़, रहने की जगह कैसी है, सस्ता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन एट दैट टाइम जब ये हाईकोर्ट बना, तो पॉलिटिकल डिसीजंस में ज़रूर वो हाईकोर्ट वहाँ पर बन गया, परंतु उपयुक्त स्थान वो नहीं है। आज इसीलिए सबको मजबूर होना पड़ रहा है वहाँ से शिफ्टिंग करने के लिए। अल्मोड़ा के सोमेश्वर की चनौदा क्षेत्र में हुई बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश में आए मलबे ने चनौदा बाजार को खासा प्रभावित किया है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी भयावह हो गई है। यहाँ उधर अल्मोड़ा कौसानी मोटर मार्ग भी मलबे से पटा हुआ है। मोटर मार्ग पर बोल्डर आने की वजह से आवाजाही ठप है। वहीं कई घरों में भी मलबा और दरारें आई है। बता दें कि प्रभावित लोग जिला प्रशासन से नाराज हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। लगभग कल रात 8 बजे ये बादल फटा हमारे छतार के जंगल में, जिससे वहाँ से इतना मलबा आ गया कि हमारे 2-3 तो गौशालों के अंदर घुस गया। यहाँ ये गाड़ी तक बह के नीचे, रोड से नीचे पहुँच गई है। और यहाँ पर मिक्सर मशीन थी वो बह गई। कई मकानों में पानी घुस गया। हमारे पंचायत घर तो भर गया है पानी से। उसे जितने भी दस्तावेज थे पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। इधर गाँव को एक लिंक रोड हमने बनवाई हुई थी, जो मुख्य रोड से गाँव तक लगभग 700 मीटर बन गई थी, वही पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। जगदीश चंद्र भट्ट जी के मकान आधा दब चुका है। और अपने मिनराल जी थे, उनकी बाइक रखी हुई थी, स्कूटी, वो बह के रोड पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इतना नुकसान हो गया। उधर रुड़की में निकाय चुनाव की वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होते ही जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि मामले की तत्परता को समझते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने अभियान चलाकर यहां छूटे नामों को मतदान लिस्ट में शामिल करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। तो वोटर लिस्ट तैयारी में जितने भी हमारे इश्यूज आ रहे थे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इश्यूज रेज कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने सभी ईओज, उनके ऑफिस स्टाफ और वहाँ की जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी पार्टीज़ को ट्राई किया था, उनको बुलाया गया यहाँ पे, उनके इश्यूज़ को सुना गया। काफ़ी यहाँ पे विचार विमर्श हुआ और काफ़ी हमने ट्राई किया है कि कोई भी ऐसा वोटर जो हो, पात्र हो, उसका नाम ज़रूर आए। कोई भी ऐसा वोटर जो अपात्र हो, उसका नाम ना रहे। तो उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पे डायरेक्टर से भी डायरेक्शंस आई हैं कि थोड़ा जो वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट का टाइम लाइन था, वो भी एक्सटेंड किया गया है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि कुछ भी अगर किसी को वोटर्स को अपना नाम ऐड करना है इन लिस्ट में, ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स या इश्यूज़ हैं, वो अपनी एप्लीकेशन दे दें। लक्सर में उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी बीएलओ और सभासद के साथ ही जनप्रतिनिधियों की बैठक की। इस बैठक में वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि वोटर लिस्ट में हुई गलतियों में सुधार के लिए लिस्ट में गायब हुए नामों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को पता है कि आयोग ने एक डायरेक्शन दी है कि जो मतदाता छूटे हैं उनके वोट बनने चाहिए। और इसके साथ साथ हमने, क्योंकि लगातार हमको ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ वोट हमारे फर्जी भी बने हैं, तो उसी को लेके हमने जनप्रतिनिधि भी बुलाए थे और जो पूर्व सभासद है उनको भी बुलाया था, और बीएलओ भी उसमें थे, हमारे पटवारी भी थे, तहसीलदार भी थे। तो सभी को ये डायरेक्शन दे रखे हैं कि अगर किसी का छूट गया है तो हमारे कैंप लगे हैं, हर वार्ड में कैंप लगे हैं, तो अपने वार्ड में वो आवेदन कर सकता है। लक्सर में एसडीएम कार्यालय पहुंची आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बाल विकास परियोजना के अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उप जिलाधिकारी से मौखिक तौर पर शिकायत करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि सीडीपीओ अपने पद का रौब झाड़ते हैं। वहीं उप जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीडीपीओ को तलब किया है। बीएलओ मेरे पास आई थी, सुल्तानपुर की बीएलओ है सारी, और मोस्टली सीडीपीओ की ही शिकायत कर रही थी। तो अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत की है, तो मैंने सीडीपीओ को फ़ोन भी कर दिया है और सुबह मैंने अपने ऑफिस में बुलाया भी है, और 1-2 बीएलओ को भी मैंने बोला है कि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए आ जाना, और जैसा भी होगा कल हमने बुला ही रखा है, जो भी निर्णय निकलेगा, जैसा भी होगा तो उस हिसाब से हम अगली कार्रवाई करेंगे। राजधानी देहरादून में एक बड़ा हादसा हुआ। रायपुर में एक कबाड़ी की दुकान में अचानक धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, 3 लोग गंभीर से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक किद्दूवाला के कुछ कबाड़ी रायपुर के मालदेवता स्थित आर्मी की फायरिंग रेंज में कूड़ा बीनते थे। बताया जा रहा है कि किसी के हाथ इसी रेंज से बिना फायर हुआ बम लगा था और इसी बम को कबाड़ी की दुकान पर हथौड़े से तोड़कर अलग किया जा रहा था और इसी दौरान ये धमाका हुआ।
देहरादून में एक शहीद के परिवार के साथ रक्षा मंत्रालय का अधिकारी बताकर की गई ठगी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 42 सिम कार्ड और 42 डेबिट कार्ड और 15 फर्जी पहचान पत्र के साथ ही दर्जनों बैंक पासबुक और चेक बुक बरामद की गई है। दरअसल पीड़ित परिवार के साथ ये ठगी फरवरी में हुई थी और शहीद के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया। देखिए, कुछ दिनों पूर्व एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ में, सीनियर सिटीज़न के साथ में धोखाधड़ी की गई थी। जो ये सीनियर सिटीज़न थे, इनके पुत्र सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान वो शहीद हो गए थे और उनको कुछ पेंशन और अन्य ग्रांट्स मिलती थी। तो इनको एक नंबर से कुछ दिनों पूर्व कॉल आता है और वो बताते हैं कि वो रक्षा मंत्रालय से बोल रहे हैं और इनको एडिशनल कुछ ग्रांट दी जानी है और उन्होंने समय पर फाइल अपनी सबमिट नहीं की है। तो ऐसा कहते हुए उनको कुछ अन्य नंबर शेयर किए गए कि हमारे सीनियर अधिकारी हैं, इनसे संपर्क कर लीजिए। तो जब विक्टिम के द्वारा उन नंबरों पर संपर्क किया गया तो उनको बताया गया कि उनकी फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए और एनओसी देने के लिए उन्होंने अलग अलग पैसों की डिमांड की और जो हमारे विक्टिम थे, इन्होंने कुछ दिनों के अंदर लगभग 45 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र किए। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो उनके द्वारा हमें अप्रोच किया गया और हमारे द्वारा एक FIR रजिस्टर कराई गई और इसमें एक टीम बनाकर इसको वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम लगी थी। इसमें हमारे एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए रुद्राक्ष एविएशन कंपनी ने केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा पैकेज दे रही है। कंपनी के CEO PK छाबरी ने बताया कि आने वाले दिनों में कंपनी बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू करेगी। ये हम रुद्राक्ष एविएशन से 2 धाम यात्रा करवाते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ से जाया करेंगे और केदारनाथ बद्रीनाथ करा के सेम डे उनको वापस शाम तक ले आया करेंगे। और हमारा एक और पैकेज भी शुरू होने वाला है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक रात दोनों धामों पे उनको रुकाया भी जा सके। कल से हमारी यात्रा शुरू होगी और पहले दिन हम केदारनाथ करा के वापस लाएंगे। लोहाघाट के कोयाटी गांव में रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग ने SDM से वृद्धाश्रम भेजने की गुहार लगाई है। दरअसल बुजुर्ग सेना से रिटायर्ड है और अपनी मौजूदा वक्त में अपनी बेटी दामाद के पास वो रहते हैं। बुजुर्ग का आरोप है कि बेटी दामाद उन्हें प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने SDM से शिकायत कर वृद्धाश्रम में भेजने की मदद मांगी है। मेरे को नहीं खिला सकते हैं, मैं अपना कहीं बना के खा लूँगा या उसमें मेरे को भेज दें। मैं पहले भी गया था तो जो है वैसे तो चले जाते। आज तक नातियों को पढ़ाया, फिर नातनी की शादी की फिर ऐसे मैंने रखा था कुछ 2-3 लाख हो रखे थे, फिर पकड़ा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंची CM धामी, वन अग्नि की घटनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। वन अग्नि की घटनाओं में CM धामी के एक्शन पर उठे सवाल, बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने लिखा पत्र, वन विभाग की तैयारियों की खोली पोल, कहा बड़ी मछलियों पर नहीं हुई कार्रवाई। धामी सरकार ने शुरू किया पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान, पिरूल का मिलेगा अब उचित दाम, जंगलों से पिरूल हटाने की भी सलाह। उत्तराखंड में कल से होगा चारधाम यात्रा का श्री गणेश, अक्षय तृतीया पर खुलेंगे 3 धामों के कपाट, श्रद्धालुओं में उत्साह, व्यवस्था पुख्ता होने का दावा।